नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस वीडियो में आप ध्रुवण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आप देखेंगे कि ध्रुवण किसे कहा जाता है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ में आप देखेंगे बूस्टर का नियम और मेलस का नियम। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है। ध्रुवण को समझने से पहले मैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करता हूं। देखिए, हाइगेन ने अपने तरंग सिद्धांत में यह बताया था कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में माना, जबकि फ्रेनेल ने यह कहा कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। और जो मैक्सवेल है उन्होंने ये कहा कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है तथा उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। ये मैक्सवेल ने कहा था। तो जो मैक्सवेल ने कहा, मैं उसको एक बार कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग को हम दिखाते हैं, वैसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। आप भी वहां पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं इस NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 8th चैप्टर में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस, और तीनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु ये है O। क्लियर? मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। तो देखिए, तरंग यदि इधर संचरित हो रही है, तरंग किधर जा रही है, एक्स एक्सिस दिशा में जा रही है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस की ओर और चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस की ओर एक समान कला में कंपन करते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र सदिशों को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं जो कि एक्स वाई तल में है। विद्युत क्षेत्र सदिश कौन से तल में है? एक्स वाई तल में है। इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर? ये मैंने विद्युत क्षेत्र सदिशों को यहां पर दिखाया है जो कि एक्स वाई तल में है, विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में है, जबकि तरंग किधर संचरित हो रही है? एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है। मैक्सवेल ने यह भी कहा कि विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान कला में विद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके कंपन जेड एक्सिस के अनुदिश होंगे। इस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं। क्लियर? ये हमने दिखा दिए हैं चुंबकीय क्षेत्र, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्सिस के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी एक्सिस के अनुदिश है? जेड एक्सिस के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए, ये एक त्रिविमीय डायग्राम है, त्रिविमीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स एक्सिस दिशा में संचरित होती है तो इसकी ऊर्जा का जो अधिकांश हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है। जो यदि तरंग संचरित हो रही है, प्रकाश तरंग यदि संचरित हो रही, इट मीन्स वहां पर ऊर्जा का संचरण भी हो रहा है। तो ऊर्जा यदि संचरित हो रही तो ऊर्जा जो विद्युत क्षेत्र वाला घटक है वो लेकर जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है, बट अधिकांश ऊर्जा किसके द्वारा संचरित होती है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होती है। तो विद्युत क्षेत्र सदिशों को हम प्रकाश सदिश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिशों को क्या कहा जाता है? प्रकाश सदिश कहा जाता है। देखिए, यदि ये तरंग एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है
तो विद्युत क्षेत्र को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EM साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स, और ये है जे केप दिशा में। इसी प्रकार से हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो कि BM साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स के केप। चुंबकीय क्षेत्र तो है के केप की दिशा में, विद्युत क्षेत्र है जे केप की दिशा में, और तरंग संचरित हो रही है अक्ष एक्सिस दिशा में। तो हम किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो डायग्राम है इस तरीके से दिखा सकते हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से मौजूद होते हैं। इसमें केवल और केवल आपको एक चीज समझनी है कि जो प्रकाश का ध्रुवण होता है उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में प्रकाश को मानकर नहीं समझ सकते। इसलिए फ्रेनेल ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। फिर जो मैक्सवेल है उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश तरंग होती है उसमें ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है। किसके द्वारा संचरित होता है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है, और इस विद्युत क्षेत्र को ही प्रकाश सदिश कहा गया। विद्युत क्षेत्र को क्या कहा गया? प्रकाश सदिश कहा गया। अर्थात प्रकाश तरंग के अंदर ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कि जो प्रकाश तरंग यदि संचरित हो रही है उसमें प्रकाश सदिश उसके चारों, उसके लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो उसके क्या होगा, जैसे तरंग इधर संचरित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र के कंपन क्या होंगे? इसके लंबवत। और जो प्रकाश सदिश हैं उसमें प्रकाश तरंग के लंबवत ये उपस्थित होते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए कि प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग के लंबवत चारों ओर उपस्थित। यदि तरंग इधर है तो इसके लंबवत इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसके चारों ओर प्रकाश सदिश उपस्थित होंगे। क्लियर? अब देखिए इस प्रकाश को हम कहते हैं साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। साधारण प्रकाश कह देते हैं या क्या कह देते हैं? अध्रुवित प्रकाश इसको कहा जाता है। तो देखिए मैं साधारण प्रकाश को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं? साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, या इसको हम कह सकते हैं अध्रुवित प्रकाश। साधारण प्रकाश भी कह रहे हैं, अध्रुवित प्रकाश भी इसको कहा जाता है। तो देखिए कैसे, यदि तरंग बोर्ड के तल के लंबवत गति कर रही है, तरंग किधर गति कर रही है? बोर्ड के तल के लंबवत। तरंग ऐसे है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकल रही है, तो उसमें जो प्रकाश सदिश होते हैं इस तरंग के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। ये जो मैंने एरो के निशान दिखाए हैं ये प्रकाश सदिश को इंगित करते हैं। ये किसको बता रहे हैं? प्रकाश सदिश को बता रहे हैं। जैसे इसमें तरंग किधर गति कर रही है? बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे गति कर रही है, तो देखो इस तरंग के ठीक लंबवत चारों ओर क्या होते हैं? प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं। तो उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? साधारण प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। देखो अध्रुवित प्रकाश तरंग को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, कि जैसे ये हमारे पास में कोई तरंग इधर संचरित हो रही है, इसमें प्रकाश सदिश इसके चारों ओर उपस्थित होते हैं, बट इसमें चारों ओर न दिखाकर केवल दो दिशाओं में दिखा दिया जाता है। तो देखो इसको समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है। ये मैंने प्रकाश सदिश दिखाए हैं, और प्रकाश सदिश का मतलब है विद्युत क्षेत्र के कंपन हमने दिखाए हैं। ये तरंग इधर संचरित हो रही है, तरंग इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है। अब यहां पर तरंग यदि इधर संचरित हो रही है तो इसके ठीक लंबवत दिशा में ये प्रकाश सदिश है, और ये मैंने जो डॉट यहां पर दिखाई है ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है कि जो प्रकाश सदिश है वो बोर्ड के तल के लंबवत भी है। तो देखो एक तो हो गई बोर्ड के तल में, ये वाले जो प्रकाश सदिश हैं बोर्ड के तल में है, और ये जो डॉट है ना वो है इस तरंग ऐसे संचरित हो रही है और ऐसे अंदर बाहर।
तो कुछ प्रकाश सदिश तो हमने दिखा दिए, मतलब इसमें दो ही तरीके के प्रकाश सदिश दिखाएंगे, एक तो बोर्ड के तल में और एक बोर्ड के तल के लंबवत। तो ये जो डॉट है वो बोर्ड के तल के लंबवत प्रकाश सदिशों को बता रही है, और ये जो एरो का निशान ऊपर नीचे देख रहे हैं ये बोर्ड के तल में प्रकाश सदिशों को बता रहा है। तो ये भी एक अध्रुवित प्रकाश किरण ही है। ये भी कैसी किरण है? अध्रुवित प्रकाश किरण है। इसमें भी प्रकाश सदिश दो तल में हमने दिखाए हैं। वास्तव में होते तो चारों ओर ही हैं, बट दिखाने का ये एक तरीका है। तो ये दोनों ही जो हमने तरंगे दिखाई है वो साधारण प्रकाश तरंगे हैं, अध्रुवित प्रकाश तरंगे हैं, जिसमें प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो मैं यहां पर इसकी साधारण प्रकाश की डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश तरंग संचरण के लंबवत चारों ओर उपस्थित हो, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित हो। यदि प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर यदि उपस्थित होते हैं तो उस प्रकाश को हम साधारण प्रकाश या हम कह सकते हैं अध्रुवित प्रकाश उसे कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, एक होता है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि ये जो प्रकाश सदिश है उनको केवल एक तल में व्यवस्थित कर देते हैं। तरंग संचरण की दिशा और इन प्रकाश सदिशों का जो कंपन का तल है वो यदि एक ही है तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहा जाएगा? पोलराइज्ड लाइट कहा जाएगा। चलिए उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। अब मैं यहां पर ले रहा हूं ध्रुवित प्रकाश। अभी हमने प्रकाश के ध्रुवण को परिभाषित नहीं किया है। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश को हम पहले परिभाषित कर रहे हैं। तो ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश सदिश केवल एक तल में व्यवस्थित हो जाएं, तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश प्रकाश सदिशों के कंपन केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो, केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो, केवल एक ही तल के अंदर क्या हो? व्यवस्थित हो, तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। व्यवस्थित हो तो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्लियर? देखिए ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे दिखाएंगे। ध्रुवित प्रकाश को दिखाने का तरीका देखिए कि यदि तरंग इस तरीके से बोर्ड के तल के लंबवत यदि संचरित हो रही है तो उसको मैंने दिखा दिया डॉट से, और जो प्रकाश सदिश है उनके कंपन केवल एक ही तल में होने चाहिए। तो ऐसे इस तरंग इधर संचरित हो रही है, देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे, तरंग इधर जा रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकल रही है। तो ये जो बोर्ड के तल के लंबवत मैंने यहां पर एक इस तरीके से दिखाया है, ये एक तल बनेगा और इस तल के अंदर ही सारे के सारे प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखा सकते हैं, देखो इसका ध्रुवण करेंगे, मतलब ध्रुवित प्रकाश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी।
तरंग है वो बोर्ड के तल के लंबवत इधर संचरित हो रही है, जो प्रकाश सदिश हैं वो इस तल के अंदर मौजूद है। ठीक है, और यदि आप अध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखाएं तो ध्रुवित प्रकाश को कैसे दिखा सकते हैं? तरंग इधर संचरित हो रही है और इसमें जो प्रकाश सदिश हैं वो इस तरीके से मौजूद हो बोर्ड के तल के लंबवत। देखो इनको समझ लीजिए, ये सारा का सारा समझने का खेल है। ये एक प्रकाश तरंग है, इसमें अध्रुवित प्रकाश तरंग है, तो तरंग तो जा रही है इधर, और प्रकाश सदिश की जो कंपन है अब की बार इसमें डॉट से दिखाए हैं हमने। किससे दिखाए हैं? डॉट से, जो कि ऐसे बाहर की ओर इस तल के अंदर सारे के सारे प्रकाश सदिश मौजूद हैं, इस तरीके से मौजूद है। जैसे मैंने डस्टर में दिखाया, इस तरीके से केवल एक ही तल में प्रकाश सदिश मौजूद हैं, इनको हमने डॉट से दिखा दिया। ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा क्या है तरीका दिखाने का? इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। आप यदि गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश को दिखाने का तरीका दिखने में लगभग सिमिलर जैसा ही लगता है। इसमें प्रकाश तरंग इधर संचरित हो रही है, इसमें भी प्रकाश तरंग इधर संचरित हो रही है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें डॉट आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि प्रकाश सदिश बोर्ड के तल के लंबवत भी हैं। तो इसमें तो दो तलों में है, इसलिए अध्रुवित प्रकाश है। इसमें प्रकाश सदिश केवल बोर्ड के तल में, तो ये एक ध्रुवित प्रकाश है। इसमें प्रकाश सदिश बोर्ड के तल के लंबवत, तो ये भी एक ध्रुवित सदिश है, ध्रुवित प्रकाश है। क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं। क्लियर? यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम प्रकाश के ध्रुवण को परिभाषित करते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अध्रुवित प्रकाश को, ये अध्रुवित प्रकाश है, इस अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल दिया जाए? ध्रुवित प्रकाश में बदल दिया जाए, तो उस घटना को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर? या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि प्रकाश सदिश, ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित कर दिया जाए, ऐसी घटना जिसमें जो साधारण प्रकाश है उसमें जो प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं उनको एक तल में यदि व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों के सामने प्रकाश के ध्रुवण की डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। साधारण प्रकाश में देखिए, जो साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश में चारों ओर उपस्थित प्रकाश सदिशों को, चारों ओर उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित कर दिया जाए, एक तल में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो घटना है उसको हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं? अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल दिया जाए? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना। अध्रुवित प्रकाश से यदि कौन सा प्रकाश प्राप्त कर लिया जाए? ध्रुवित प्रकाश यदि प्राप्त हो जाता है तो उस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, हम किसी प्रकाश, जो ध्रुवित प्रकाश है उसमें कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों को अब आप लोगों के सामने रख देते हैं। एक बार मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी।
देखिए क्या है, ये हमारे पास में है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस है और तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब देखिए प्रकाश तरंग है वो इस दिशा में संचरित हो रही है। प्रकाश तरंग कौन सी दिशा में संचरित हो रही है? एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है। और वो प्रकाश सदिश हैं वो एक्स वाई तल में मौजूद हैं। प्रकाश सदिश कौन से तल में मौजूद हैं? एक्स वाई तल में मौजूद हैं। तो प्रकाश सदिश हैं एक्स वाई तल में, इसका मतलब है कि जिस तल के अंदर प्रकाश सदिश कंपन करते हैं उस तल को हम कंपन तल कहते हैं। उस तल को क्या कहा जाता है? कंपन तल कहा जाता है। तो ये तो हमारे पास में है कंपन तल। कौन सा तल है? कंपन तल है, जो कि एक्स वाई तल यहां पर है। कौन सा तल है? एक्स वाई तल। क्लियर। एक तल हम और लेंगे जिस तल के अंदर, जैसे यहां पर जो प्रकाश था, इसमें ये जो डॉटेड हैं, डॉटेड जो हमने डॉट दिखाया है, ये डॉट प्रकाश सदिशों को बोर्ड के तल वाले कंपनों को बताता है। बट इस प्रकाश का जब ध्रुवण होता है तो ऐसे प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके प्रकाश सदिश तो ये रहे, और जो लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत जो प्रकाश सदिश थे वो सारे के सारे ध्रुवित हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? ध्रुवित हो गए। इसका मतलब है वो एक तल में व्यवस्थित हो गए या हट गए। क्लियर। तो ये जब हटे तो जो तल दूसरा वाला बना यहां पर हमारे पास में, उस तल को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसे। तो ये जो तल है, ये वाला जो तल है, इसको हम कहते हैं ध्रुवण तल। इसको क्या कहा जाता है? ध्रुवण तल कहा जाता है। ध्रुवण तल में एक भी प्रकाश सदिश उपस्थित नहीं होगा। सारे के सारे प्रकाश सदिश ध्रुवित प्रकाश के अंदर सिर्फ कंपन तल के अंदर ही मौजूद होंगे। ध्रुवण तल और कंपन तल जहां कहीं पर भी प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रकाश तरंग को बताएगा। दोनों जब एक दूसरे को जहां कहीं पर भी प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि जो अक्ष जेड तल है वो तो है ध्रुवण तल और अक्ष वाई तल है वो है कंपन तल। दोनों जब प्रतिच्छेद करेंगे तो हमारे को अक्ष एक्सिस प्राप्त होगी, जो कि प्रकाश तरंग की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये था कंपन तल और ध्रुवण तल। अब मैं थोड़ी सी यहां पर बात करता हूं कि ध्रुवित प्रकाश का हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे पहचान पाएंगे ध्रुवित प्रकाश को। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश का ध्रुवण कर देते हैं। जैसे एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है जिसे हम पोलेराइड कहते हैं। तो पोलेराइड के अंदर क्या होता है, उसकी व्यवस्था ही इस प्रकार की होती है कि वो प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित कर देता है, अर्थात प्रकाश का वो ध्रुवण कर देता है। और आपने कई ऐसे चश्मे भी देखे होंगे जिसे हम धूप के चश्मे भी कहते हैं। धूप के अंदर यदि उनको पहनने पर हमें बाहर यदि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो हमें कम धूप प्रतीत होती है, क्योंकि जो धूप का चश्मा होता है उसमें सारा का सारा प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, आधा प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। इस वजह से हमें जब धूप ज़्यादा गिर रही है तो भी हमें कम धूप प्रतीत होती है धूप के चश्मे में। तो धूप के चश्मे में क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण होता है। क्लियर। कुछ जो महंगी गाड़ियां आती है उनकी हेडलाइट में भी जो कांच का प्रयोग करते हैं वो पोलेराइड कांच होता है। जो फ्रंट का कांच होता है वो भी पोलेराइड कांच होता है। तो वो रात की जब चकाचौंध होती है, रोशनी बहुत तेज आती है, दूसरी गाड़ियों की रोशनी गाड़ी में प्रवेश करती है, तो उसको रोकने के लिए जो फ्रंट का कांच होता है वो पोलेराइड का बना होता है, तो उस वो चकाचौंध को कम कर देता है। तो पोलेराइड से ही हम किसी प्रकाश का संसूचन करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हम ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करेंगे। इट मीन्स ध्रुवित प्रकाश का पता लगाएंगे कि कोई भी प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। एक बार इस ध्रुवित प्रकाश का जो वर्ड है इसको समझ लीजिए। ध्रुवित प्रकाश का मतलब है
कि ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश केवल एक ही तल में मौजूद हो तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उस प्रकाश को क्या कहा जाता है? ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब उसका हम संसूचन करेंगे, उसका पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, जो टॉपिक है वो है ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ध्रुवित प्रकाश का हम क्या करने वाले हैं? संसूचन करने वाले हैं, पता लगाने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में एक मैटर है पोलेराइड। ये क्या है? पोलेराइड कांच का ही बना हुआ होता है। कुनेन के आयोडोसल्फेट को इसके मध्य रखकर, दो कांच की परतों के मध्य रखकर सेलुलोज की परतों से और कुनेन के आयोडोसल्फेट से पोलेराइड का निर्माण किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं कि जो इसके प्रकाश सदिश जो बनावट है वो इस प्रकार की हो जाती है कि इसमें भी एक प्रकाश सदिश क्रिएट हो जाते हैं, प्रकाशिक तल उत्पन्न हो जाते हैं। वो एक निश्चित दिशा में क्रिएट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे देखो, इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। जैसे ये हमारे पास में एक गत्ता है। ये हमारे पास में क्या है? एक गत्ता है। इसमें हम इस प्रकार की एक झिरी निकाल देते हैं। ये हमारे पास में पूरा का पूरा गत्ता है। इसमें हमने यहाँ पर ये क्या निकाल दिया है? एक झिरी निकाल दी। इस तरीके की एक झिरी बना दी है। ठीक है। अब हम क्या करें? एक रस्सी लें और उस रस्सी को यहाँ से बांध दें। इस रस्सी को कहाँ से बांध दिया? यहाँ से बांध दिया। और यदि इस रस्सी के अंदर इस तरीके से कंपन क्रिएट करवाएं तो ये जो कंपन है वो इसमें से पार होते हुए यहाँ तक पूरी रस्सी में उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस दिशा में ये झिरी है और जिस दिशा में हम कंपन करवा रहे हैं वो यदि सेम है, मतलब झिरी का तल और इसके कंपन का तल यदि सेम है तो तरंग है वो इसमें से पार चली जाएगी, इसके आर पार चली जाएगी। क्लियर? और यदि इस गत्ते को हम इस तरीके से कर दें, इस गत्ते को क्या कर दें? आड़ा कर दें, तब देखो क्या होगा। अब की बार हमने जो गत्ता लिया है वो इस तरीके से ले लिया। गत्ते के अंदर जो झिरी है वो इस तरीके से है, झिरी है वो ऐसे है। और जो कंपन हो रहे हैं वो देख लीजिए, कंपन यदि इस तरीके से करवा रहे हैं तो इसमें आगे कंपन नहीं हो पाएंगे, यहां तक कंपन जाएंगे। फिर बाद में जो झिरी है वो इस तरीके से आ गई है तो ये अपने में से कंपनों को पार नहीं होने देता। तो जब पार कब कौन सी स्थिति में होंगे? जब इस तरंग के कंपन का तल और झिरी का तल सेम हो, तब तो तरंग आर पार चली जाएगी, अन्यथा इसके द्वारा रोक ली जाएगी। पोलेराइड में भी ऐसा ही होता है, कांच जैसा ही होता है। और इसमें क्या होते हैं? प्रकाश सदिश बन जाते हैं ऐसे। इस तरीके से आप यही समझिए कि झिरी की भांति इसमें भी इस तरीके की बनावट हो जाती है। तो जब प्रकाश तरंग इनके कंपनों की दिशा में, तो यहां से ये तरंग है वो आर पार चली जाएगी, तब तो तरंग क्या होगी? मतलब इसके कंपन का तल और इसके प्रकाशिक तल यदि सेम रहता है तब तरंग आर पार चली जाएगी, तब तो तरंग क्या होगी? आर पार चली जाएगी। और यदि ऐसी व्यवस्था हो कि इस पोलेराइड के प्रकाशिक सदिश इस तरीके से हो, इसको इस तरीके से घुमा दे हम, ऐसे इसमें प्रकाशिक सदिश मौजूद हैं और ऐसे यदि तरंग आ रही है तो वो इसमें से पार नहीं होगी, यही अवशोषित हो जाएगी। किसके द्वारा अवशोषित हो जाएगी? पोलेराइड के द्वारा ही अवशोषित हो जाएगी। तो पोलेराइड एक प्रकार का ऐसा कांच होता है जो अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर कर देता है या प्रकाश का ध्रुवण भी कर देता है। देखो, एक तल में कंपनों को गुजरने देता है, बाकी सारे प्रकाशिक जो सदिश हैं उनको अपने अंदर ही रोक लेगा। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि हम इसके ऊपर, इस पोलेराइड के ऊपर अब हम डाल रहे हैं एक साधारण प्रकाश किरण। क्या डाल रहे हैं? साधारण प्रकाश किरण। जब इसके ऊपर डाली जाती है तो अब समझना, उस प्रकाश किरण के अंदर प्रकाशिक सदिश चारों ओर मौजूद होते हैं। साधारण प्रकाश के अंदर तो प्रकाश सदिश क्या होंगे?
चारों ओर मौजूद होंगे, सभी संभव दिशाओं के अंदर मौजूद होंगे। बट जो प्रकाशिक सदिश इसके प्रकाशिक तल के अनुदिश हैं वो तो पार हो जाएंगे, बाकी के रुक जाएंगे, बाकी के रुक जाएंगे। तो एक बार इसको फिर से समझिए कि पोलेराइड के अंदर पोलेराइड की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसमें भी प्रकाशिक अक्ष बन जाती है, प्रकाशिक तल बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो सीधी लाइनें हैं ये क्या बता रही है, इसमें प्रकाशिक अक्ष बन रही है। क्या बन रही है? प्रकाशिक अक्ष का निर्माण हो रहा है। प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश वाले कंपन तो पार हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे इसके द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। ये क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो साधारण प्रकाश होता है उसमें सभी संभव दिशाओं में प्रकाश सदिश कंपन करते हैं। तो एक तल वाले जो प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश वाले कंपन हैं वो तो आर पार चले जाएंगे, बाकी के सारे रुक जाएंगे। क्लियर? देखिए कैसे हम प्रकाशिक जो ध्रुवित प्रकाश है उसका संसूचन करेंगे, पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए देखिए हमारे पास में पोलेराइड है, हम यहां पर दो पोलेराइड लेंगे। हम यहां पर क्या लेने वाले हैं? दो पोलेराइडों का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। बोर्ड पर फोकस रखेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये टॉपिक भी आपको आराम से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश का संसूचन करने के लिए हम यहां पर दो पोलेराइडों का प्रयोग करेंगे। कितने पोलेराइड का प्रयोग करेंगे? जो एक पोलेराइड के ऊपर हम प्रकाश किरण का आपतन करवाएंगे। ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो यदि ये प्रकाश की किरण इस तरीके से यहां पर हम आपतित करवा रहे हैं ऐसे, ये हमारे पास में है एक पोलेराइड। क्या है? पोलेराइड है। और ये हमारे पास में है एक दूसरा पोलेराइड। जिस पोलेराइड के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। उस पोलेराइड को हम ध्रुवक कहते हैं। इस पोलेराइड को क्या कहा जाएगा? ध्रुवक कहा जाएगा। इसमें जो प्रकाशिक सदिश हैं उनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इनके इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमारे पास में एक दूसरा पोलेराइड है जिसे हम विश्लेषक कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? विश्लेषक कहा जाएगा। और विश्लेषक के अंदर जो प्रकाशिक सदिश हैं वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसको तो हम रखेंगे स्थिर अवस्था में। इसको तो हमें क्या करना है? स्थिर अवस्था में रखना है, ध्रुवक को कुछ नहीं करना। और इस विश्लेषक को पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगवा देना है। तो हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। देखिए, ध्रुवक का काम होता है इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना। अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देगा? ये ध्रुवित कर देगा। ये यहां पर हमारे पास में है अध्रुवित प्रकाश। देख लीजिए, हमने अध्रुवित प्रकाश को, प्रकाश की जो कंपन है उनको बोर्ड के तल में भी दिखाया और ये बोर्ड के तल के लंबवत भी हमने इनको दिखाया है। तो दोनों तलों में है। तो ये जो प्रकाश है वो कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश जब ध्रुवक पर गिरेगा तो प्रकाश सदिश एक तल में व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके प्रकाश सदिश क्या हो जाएंगे? एक तल में व्यवस्थित हो जाएंगे। इट मीन्स ये ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां से जो प्रकाश आएगा वो हमारे पास में है ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश आएगा? ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होगा। इसमें केवल प्रकाशिक सदिश हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित होंगे, केवल एक ही तल में व्यवस्थित होंगे। अब देखिए, ध्रुवक और विश्लेषक की दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष है वो यदि सेम रहती है तो यहां पर हमें इस तरीके का प्रकाश मिलने वाला है। इस तरीके का प्रकाश हमें प्राप्त होने वाला है। हम यहां से इसको देख रहे हैं।
विश्लेषक के अंदर हम देखेंगे, इसका विश्लेषण यहां से कर रहे हैं। विश्लेषक को ही 360 डिग्री के एंगल पर हम घुमा रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो एक बार इससे व्यवस्था को समझिए आप फिर से, कि हमने यहां पर लिया है पोलेराइड। पोलेराइड एक ऐसा कांच होता है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। क्लियर? अर्थात जो प्रकाशिक सदिश हैं प्रकाश तरंग के, जो चारों ओर उपस्थित होते हैं, उनको एक तल में व्यवस्थित कर देता है। तो यहां पर ये हमारे पास में है अध्रुवित प्रकाश। इसमें प्रकाशिक सदिश बोर्ड के तल में और बोर्ड के तल के लंबवत दिशा में है, अर्थात चारों ओर मौजूद है। साधारण प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। जिस पोलेराइड के ऊपर यह आपतित होगा उसको हम ध्रुवक कहेंगे और ध्रुवक को स्थिर रखेंगे। इसके रेस्पेक्ट ही हम एक दूसरा पोलेराइड और लेंगे जिसे हम पूरा 360 डिग्री के एंगल तक घुमाएंगे, जिसे हम विश्लेषक कहेंगे। जिसे क्या कहा जाएगा? विश्लेषक कहा जाएगा। तो ध्रुवक को स्थिर रखकर हम विश्लेषक को पूरा 360 डिग्री के एंगल पर घुमा देंगे। तब हमें यहां से जो प्रकाश प्राप्त होगा, इस विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश है उसके बारे में देखना है। अब देखो कि इसके जो प्रकाशिक सदिश है वो ऐसे है, और यदि विश्लेषक और ध्रुवक के प्रकाशिक सदिश सेम होंगे तो जो यहां से तो प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा और ध्रुवित प्रकाश इससे पारगमित होकर हमारी आंख में प्रवेश करेगा। यदि दोनों के प्रकाशिक सदिश सेम होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तब यहां पर हमें निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। क्लियर? और यदि ये वाला प्रकाशिक सदिश तो है इस प्रकार से और इसको हम ऐसे कर दें, विश्लेषक को तो हम पूरा 360 डिग्री तक घुमाएंगे। यदि ये ऐसी स्थिति में है और यहां पर प्रकाश प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो ध्रुवक से जो प्रकाश निकलेगा वो ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा। तो देखिए यहां से निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है, इसके लिए हम इस विश्लेषक को पूरा 360 डिग्री तक घुमा देंगे। और जब 360 डिग्री तक घुमाने के पश्चात हमें देखिए कौन कौन सी स्थितियां प्राप्त होगी। कौन कौन सी स्थितियां प्राप्त होगी? ये 360 डिग्री घुमाने पर, इसको 360 डिग्री घुमाने पर ऐसे घुमाया तो ये एक तो ऐसे, देखो एक तो स्थिति समांतर वाली स्थिति ये आ गई, एक इसको 180 डिग्री पर घुमाने पर आ जाएगी, एक पूरा वापस 360 डिग्री पर। तो पूरा 360 डिग्री के एंगल पर जब इसको हम घुमाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता यदि 2 बार अधिकतम, तो अधिकतम तो कब होगी? जब दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष हैं वो सेम होती है और 2 बार शून्य हो जाती है। ऐसे इस स्थिति में शून्य, फिर ये इस स्थिति में शून्य, 2 बार अधिकतम और 2 बार यदि प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, तब ध्रुवक वाला जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश होगा। विश्लेषक को 360 डिग्री पर घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होनी चाहिए? निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार क्या हो? 2 बार अधिकतम, 2 बार तो क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। और 2 बार शून्य, 2 बार क्या हो? शून्य। तो ध्रुवक से निर्गत प्रकाश कैसा होगा? ध्रुवक से निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होगा। निर्गत प्रकाश कैसा होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित। क्लियर? यदि इसको पूरा एक चक्कर लगवा दें तो 2 बार शून्य, 2 बार अधिकतम हो रहे हैं, तो यहां से मिलने वाला जो प्रकाश है, इसके ऊपर जो आपतित होने वाला प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश होगा। अब यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता पूरा 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार अधिकतम, ये सेंटेंस सेम टू सेम ही चल रहा है दूसरी कंडीशन में, सेम टू सेम, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। 2 बार क्या हो? न्यूनतम। शून्य नहीं मिल रहा है, न्यूनतम मिल रहा है, शून्य नहीं मिल रहा है। शून्य मिलता है तो ध्रुवित प्रकाश है, और यदि कम हो रहा है, प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है बट शून्य नहीं हो रही, तब जो प्रकाश यहां से निर्गत होता है वो आंशिक ध्रुवित होगा। आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है? और यदि विश्लेषक को पूरा घुमा दें, विश्लेषक को क्या कर दें? पूरा 360 डिग्री तक घुमा दें, तो तीव्रता में कोई बदलाव नहीं आए, तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। तीव्रता क्या रहती है? अपरिवर्तित रहे। तो जो ध्रुवक से निर्गत प्रकाश है
वो अध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। यदि इसको घुमाने पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब हर सिचुएशन में प्रकाश वहां पर आर पार जा रहा है, तो यहां से मिलने वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश होगा। क्लियर? यदि ये पोलराइड एकदम सही है तो केवल और केवल पहली स्थिति ही प्राप्त होने वाली है, अन्य स्थितियां प्राप्त ही नहीं होगी। क्लियर? देखिए, प्रकाश के संसूचन से हमें एक नियम प्राप्त होता है जिसको हम मेलस का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है? देख लीजिए, मेलस का नियम। मेलस का नियम इसी व्यवस्था के लिए ही है कि देखिए, हमारे पास में दो पोलराइड हैं, दोनों को हमने एक दूसरे के समांतर रखा है, और जब हम विश्लेषक को 360 डिग्री तक घुमा दें तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। देखो, इस व्यवस्था में मैं सीधा ही पुट कर देता हूं कि जो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। देखो, मैं यहां पर पुट कर देता हूं, लंबी चौड़ी कहानी पुट नहीं कर रहा, मैं निर्गत प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहे हैं हम। तो निर्गत प्रकाश ये है, ये वाला जो प्रकाश है वो कौन सा है? निर्गत प्रकाश है। और इस निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसका मान किसके तुल्य होगा? ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण। दोनों समांतर हैं प्रकाशिक अक्ष, तो दोनों के मध्य का कोण 0, दोनों लंबवत है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक, ध्रुवक ले रहे हैं, विश्लेषक ले रहे हैं, ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक, ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखो, ये है मेलस का नियम। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां से जो प्रकाश निकल रहा है इसकी तीव्रता समानुपाती होती है। यदि इन दोनों की प्रकाशिक अक्षों के मध्य का जो कोण है वो यदि थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट हमने पुट कर दिया है कोस स्क्वायर थीटा I0। ये है जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तब जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता या अधिकतम प्रकाश की तीव्रता होती है I0। तो मेलस के नियम का गणितीय रूप है I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो, इसमें कंडीशन देखो आप, हमारे पास में थीटा के दो मान में आपको बता देता हूं कि जब पहली कंडीशन तो क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 0 डिग्री, I बराबर कोस 0 का मान होता है 1, I बराबर आ गया I0, I बराबर क्या आ गया I0। जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य का कोण 0 हो, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अधिकतम। और दोनों समांतर हैं तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं समांतर व्यवस्था। क्या कहा जाएगा? समांतर व्यवस्था उसे हम कहेंगे। क्लियर? दूसरी स्थिति क्या होती है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं क्रोसित व्यवस्था। उसको हम क्या कहेंगे? क्रोसित व्यवस्था कहेंगे। और उस स्थिति के अंदर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो शून्य होगी, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी। निर्गत प्रकाश की तीव्रता कब शून्य होगी? जब ये वाला जो
विश्लेषक है उसमें प्रकाशिक अक्ष इस प्रकार से हो और इसकी जो प्रकाशिक अक्ष हैं वो ऐसे हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहां से प्रकाश तो मिलेगा बट यहां पर प्रकाश नहीं मिलेगा। यहां पर तो ऐसा प्रकाश आपतित तो हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश आपतित तो हो रहा है। यहां पर हमें ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है बट यहां पर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। उसकी तीव्रता शून्य है, तीव्रता शून्य, इसका मतलब कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। तो ये था मेलस का नियम। क्लियर। अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे। हम ध्रुवण की दो विधियाँ यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रकाश का जब ध्रुवण होता है अर्थात अध्रुवित प्रकाश को जब हम ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं तो कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, दो विधियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। परिकिरण द्वारा ध्रुवण तथा परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी विधियाँ हैं। चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे प्रकाश के ध्रुवण की विधियां। देखिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में मात्र 2 प्रकाश के ध्रुवण की विधियां हैं। वैसे हम 5 तरीकों से प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विव अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा और प्रकाश के परिकिरण द्वारा। ये 5 विधियां होती हैं जो किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकती है। बट एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की 2 विधियां हमारे सिलेबस में है। दोनों विधियां ही हम यहां पर देख लेते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की विधियां, प्रकाश के ध्रुवण की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। पहली जो विधि है वह है परिकिरण द्वारा ध्रुवण। परिकिरण द्वारा ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब है अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में बदल रहे हैं। अध्रुवित प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदल रहे हैं। क्लियर। देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। परिकिरण क्या होता है। परिकिरण के लिए एक आवश्यक कंडीशन यह है कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में से गुजरता है तो माध्यम के कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर वो जो माध्यम के कण हैं एक नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, सभी संभव दिशाओं में करते हैं। तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। आवश्यक शर्त यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। माध्यम के कणों का आकार कैसा होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास में है एक माध्यम का कण, ये हमने क्या ले लिया, एक माध्यम का कण ले लिया। इसके ऊपर हम अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं। किसका आपतन हमने करवा दिया, यहां पर अध्रुवित प्रकाश का यहां पर हमने आपतन करवा दिया है। क्लियर। ये हमने करवा दिया है। ये ऐसे हम इसको दिखा देंगे तो ये क्या बन गया है, अध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है, अध्रुवित प्रकाश। अब देखिए ये जो माध्यम का कण है यह है माध्यम का कण, माध्यम का कण है और ये जो प्रकाश हमने दिखाया है यह है आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश जो कि इस माध्यम के कण के ऊपर आपतित हो रहा है। ये जो आपतित प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। देखिए प्रकाश का परिकिरण कब होगा, जब इस अध्रुवित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माध्यम के कण के बराबर हो। जब दोनों की कोटि सेम होती है तब इस प्रकाश किरण को यह माध्यम का कण अवशोषित कर लेगा। अवशोषण के पश्चात नया प्रकाश सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित करेगा, चारों ओर उत्सर्जित करेगा। बट आपतित किरण की लंबवत दिशा में जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो एक ध्रुवित प्रकाश उत्सर्जित होगा। कैसा प्रकाश उत्सर्जित होगा, ध्रुवित प्रकाश। यहां से जो प्रकाश इसकी लंबवत दिशा में जो उत्सर्जित हो रहा है वो एक ध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होगा, एक ध्रुवित प्रकाश होता है। क्लियर।
ये हमने दिखाया है परकिरणित प्रकाश। ये क्या है? परकिरणित प्रकाश है, जो कि कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है। परकिरणित तो वैसे सभी संभव दिशाओं में होगा, बट जो आपतन की लंबवत दिशा में परकिरणित होता है वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित प्रकाश। एक बार इस घटना को फिर से समझ लीजिए। जो प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त, जो महत्वपूर्ण जो शर्त है वो क्या है? आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य व माध्यम के कणों का आकार एक समान कोटि का होना चाहिए। माध्यम के कणों का आकार एक समान कोटि का होना चाहिए। आकार समान कोटि का होना चाहिए, समान कोटि का होना चाहिए, वे एक समान कोटि का है तो वहां पर परकिरण की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखिए, प्रकाश के ध्रुवण के लिए कौन सी कंडीशन है? अध्रुवित आपतन की जो परकिरण के अंदर क्या होगा? प्रकाश को माध्यम के कण अवशोषित कर लेंगे और नए प्रकाश का उत्सर्जन सभी संभव दिशाओं में करेंगे। चलिए मैं इसको समझा ही देता हूं एक बार फिर से कि प्रकीर्णन में क्या होता है। सारा का सारा प्रकाश माध्यम के कणों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, फिर इसके द्वारा सभी संभव दिशाओं में, इधर भी प्रकाश का उत्सर्जन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सभी संभव दिशाओं में होता है। क्लियर? बट इसकी आपतन की लंबवत दिशा में जो प्रकाश जा रहा है ना, वो प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश, जो ध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? ध्रुवित प्रकाश। बस यही आपको ध्यान रखना है कि प्रकीर्णन की घटना के अंदर अध्रुवित प्रकाश को माध्यम के कण पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, फिर चारों ओर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, बट आपतन की दिशा के लंबवत जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। ये वाला प्रकाश भी, यहाँ तो प्रकाश तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, बट ये ध्रुवित प्रकाश नहीं है। केवल लंबवत दिशा में जो प्रकीर्णित हो रहा है ना, वही प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है। क्लियर? अब हमें ध्रुवण की जो अगली विधि है, इस वीडियो में हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन द्वारा ध्रुवण। विद्यार्थियों, सेकंड पार्ट, दूसरी जो विधि है वो देख लीजिए, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण। प्रकाश के परावर्तन से भी हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए मैं यहां पर ले रहा हूं एक डायग्राम। इससे डायग्राम से आप समझेंगे। ये हमारे पास में है एक अंतरापृष्ठ। हम ये जानते हैं अंतरापृष्ठ दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ होता है। ठीक है। अब इस अंतरापृष्ठ के ऊपर हम एक अध्रुवित प्रकाश किरण को आपतित करवाएंगे। ये हमने क्या करवा दिया, यहां पर अध्रुवित प्रकाश किरण को आपतित करवा दिया है। ठीक है। ये ऐसे, वैसे थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं। देखिए, ये जो एम डैश है वो हमने लिया है अंतरापृष्ठ, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ होता है। इसके ऊपर हम ये ले रहे हैं एक प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश की किरण है वो अध्रुवित प्रकाश किरण होती है। कैसी प्रकाश किरण है? अध्रुवित प्रकाश किरण। इसमें प्रकाशिक सदिशों के जो कंपन हैं वो सभी संभव दिशाओं में होता है। यह है आपतित अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? आपतित अध्रुवित।
आपतित भी है, अध्रुवित भी है। ये जब प्रकाश यहां पर आपतित होता है तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, परावर्तित, और कुछ हिस्सा इसका हो जाएगा अपवर्तित। दोनों चीजें हो रही है यहां पर। तो परावर्तित प्रकाश एक विशेष एंगल पर जब इसका आपतन होता है तब परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश दोनों ही ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं। दोनों ही कैसे प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं, ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए इससे आप समझेंगे, यह है आपतित अध्रुवित प्रकाश और यह है परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। आप इससे परावर्तित प्रकाश किरण को भी देख लीजिए, ये एक ध्रुवित प्रकाश किरण होती है। कैसी प्रकाश किरण है, ध्रुवित प्रकाश किरण। इसमें प्रकाशिक सदिशों का जो कंपन है वो केवल बोर्ड के तल में है, ठीक है। यहां पर जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश, ये भी ध्रुवित प्रकाश ही है। कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। इसमें प्रकाशिक सदिशों के जो कंपन है बोर्ड के तल के लंबवत है, बोर्ड के तल के लंबवत है। देखिए इस आपतन कोण को हम कहते हैं ध्रुवण कोण। P से IP से लिखेंगे। यदि ये ध्रुवण कोण IP है तो ये भी IP के बराबर ही होता है। और जब IP के एंगल पर ये प्रकाश की किरण का आपतन होता है तो बूस्टर ये कहता है कि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर। देखिए एक बार इस डायग्राम को हम स्पष्ट कर देते हैं। क्या है, पहले तो हम ध्रुवण कोण क्या चीज है इसको क्लियर कर देते हैं। ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल, इसको हम IP से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है, IP। तो IP क्या है, आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो। परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश कैसा होना चाहिए, ध्रुवित प्रकाश यदि है तो इस आपतन कोण को ही हम क्या कहेंगे, ध्रुवण कोण कहेंगे। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ध्रुवण कोण की डेफिनेशन है, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो। कैसा प्रकाश हो, ध्रुवित प्रकाश हो, तो उस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण कोण कहेंगे। इसको हम बूस्टर कोण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, बूस्टर कोण कहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बूस्टर नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, कौन से कोण पर आपतित होती है, ध्रुवण कोण पर, तो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित जो प्रकाश है उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। दोनों के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए बूस्टर का नियम क्या है, बूस्टर का नियम, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, ध्रुवण कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। प्रकाश के मध्य का
कोण 90 डिग्री होता है। देखिए, और यदि किसी एंगल के ऊपर प्रकाश का आपतन होता है तो उस प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, केवल निश्चित एंगल ही होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए ध्रुवण कोण का मान भी अलग अलग होता है। तो एक निश्चित एंगल जिसे हम ध्रुवण कोण कह रहे हैं, उसके ऊपर यदि प्रकाश का आपतन होता है तो परावर्तित और अपवर्तित दोनों प्रकाश किरणें ध्रुवित प्रकाश किरणें होगी। और जब ध्रुवण कोण पर प्रकाश का आपतन होता है तो बूस्टर ये कहता है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब देखिए, जो बूस्टर का नियम है उसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। ये हमारे पास में है आपतन कोण, ये हमारे पास में है अपवर्तन कोण। क्लियर? अपवर्तन कोण को हमने आर से लिखा है। देखिए, यहां पर ये है अभिलंब, तो यहां से एन एंड एस के मध्य यहां से लेकर यहां तक का एंगल होता है 180 डिग्री। इनमें से ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आईपी प्लस आर, आईपी प्लस में आर, इन दोनों का मान मिलाकर कितना हो गया? 90 डिग्री। एक बार डायग्राम को देखें, ये है आईपी और ये है आर, क्योंकि ये 90 तो बाकी के इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहां से आर बराबर आ गया 90 माइनस आईपी। आर बराबर कितना आ गया? 90 माइनस आईपी प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं स्नेल का नियम। कौन सा नियम रख रहे हैं हमें? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? देखिए, साइन आई अपोन में साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक। बराबर किसके होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है, एन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन के बराबर। जब आई का मान आप किसके इक्वल पुट कर दें? आई पी के इक्वल पुट कर दें, मतलब आपतन कोण का मान जब आई पी के इक्वल है तो आर का मान 90 माइनस आई पी होता है। आर का मान क्या होगा? 90 माइनस आई पी। और ये बराबर चल रहा है एन के। किसके बराबर चल रहा है? एन के। तो देखो, इससे मैं साइन आई पी बट्टे में देखो साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा कोस आई पी। ये क्या हो जाएगा? कोस आई पी हो जाएगा। तो साइन आई पी अपॉन कोस आई पी हो जाएगा टेन आई पी। क्या हो जाएगा? 10 आई पी हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है। अपवर्तनांक का जो मान है वो ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। तो बूस्टर का नियम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ध्रुवण कोण का मान है वो 10 इनवर्स अपवर्तनांक के बराबर होगा। ये भी मैथमेटिकल रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रकाश का ध्रुवण देखा। यदि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की जो चैप्टर हैं उनके वीडियोज, उनके टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।